हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं महामहिम कौटिल्य जी को, जो कि हमारे वनडे एग्जाम में तो नहीं लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य को पढ़ेंगे आज। उनका प्रारंभिक जीवन। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिक प्रशासनिक विचारक थे। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त है। क्या नाम है इनके? अन्य नामों में आते हैं चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये वनडे एग्जाम में भी आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इन्हें चाणक्य अर्थात चाणक्य गोत्रीय ब्राह्मण होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासन संबंधी और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने लिखी है। ये वनडे एग्जाम का एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन थे या फिर चाणक्य किनके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इन्होंने क्या किया था? नंद वंश को समाप्त कर दिया था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब कई बच्चे ये गलती करते हैं, सिमिलर गलती करते हैं, मैं भी पहले यही गलती करती थी कि यदि क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो 90% बच्चे क्या करते हैं? अर्थशास्त्र ही लगा देते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन होता है अर्थशास्त्र। लेकिन नहीं, ये राजनीति, प्रशासन संबंध और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इसमें दिया गया है। मतलब किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, जिसमें अनेक व्यवस्थाओं को आज भी प्रशासन में देखा जा सकता है। इनकी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं अर्थशास्त्र में, वो आज भी आज के जीवन में भी प्रशासन में देखने को मिलती हैं। राजनीति का प्रकांड पंडित कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन करते थे और इन्हें सुशासन का आधार माना जाता है। सुशासन का आधार किसको माना जाता है? अर्थशास्त्र को माना जाता है। कौटिल्य की शिक्षा, दर्शन और नीति शास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से उनकी शिक्षा और नीति के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में मुख्यतः राजनीति, प्रशासन की मध्य संबंध और प्रशासन जैसे मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र में राजनीति और प्रशासन के मध्य संबंध बताए गए हैं और प्रशासन के मुख्य मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 28 प्रकरण हैं। देखिए, तो अर्थशास्त्र में कितना है? तो सबके एक एक पन्ने में सबका अधिकरण लिखा, मतलब अधिकार लिखा है। तो 15 अधिकरण लिखे गए हैं और 28 क्या लिखा गया है? प्रकरण लिखे गए हैं। क्योंकि देखो, उनके टाइम पे नहीं पता कैलेंडर होते थे या नहीं होते थे, लेकिन अपन 28 दिन से याद कर सकते हैं कि 28 दिन मतलब 28 फरवरी होता है ना, तो 28 प्रकरण याद कर लेंगे। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? हर पन्ने पर, मतलब पन्ना मतलब 15 अधिकरण लिखे गए, मतलब सबके अधिकार लिखे गए हैं, तो 15 अधिकरण हो गए और 28 फरवरी होती है तो 28 प्रकरण हो गए। अब आते हैं कौटिल्य का दर्शन। इनने राज का अवधारणा दी है, राज के तत्व दिए हैं, राज के कार्य दिए हैं और कूटनीति, विदेशी नीति दी गई है। तो जो कौटिल्य थे वो किन के गुरु माने जाते हैं? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब उनके लिए शासन व्यवस्था चलानी है, नया शासन व्यवस्था स्थापित करनी है, क्योंकि इन्होंने नंद वंश को तो उखाड़ के फेंक दिया। अब नए राज्य की स्थापना करोगे तो राज्य की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, कि मतलब कैसा राज्य बनाना है? तो राज्य की पहली अवधारणा, उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए? तो राज्य के तत्व। अब राज्य क्या क्या काम करेगा? तो राज्य के कार्य और कूटनीति और विदेश नीति। विदेश नीति कैसी होनी चाहिए और कूटनीति कैसे होनी चाहिए? तो इसमें 4 दर्शन को इनमें दिया गया है। राज्य की अवधारणा में क्या दिया गया है? देवी सिद्धांत की जगह सामाजिक समझौते का पक्षधर थे ये। तो इसमें देवी सिद्धांत को इन्होंने जगह नहीं दी है, बल्कि देवी सिद्धांत की जगह पर सामाजिक समझौते का पक्षधर रहे हैं ये। अब आते हैं राज के तत्व क्या हैं? तो सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, मतलब इसमें 7 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। पहले आता है स्वामी या राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो इनके सिद्धांत कौन, मतलब राज के तत्व कौन से होते हैं? तत्व मतलब उनके, मतलब कर्ण मान सकते हैं, है ना तत्व। तो 7 तत्व माने हैं, 7 दिनों से इन्हें बनाया होगा कि हर दिन का एक एक तत्व। तो सप्तांग सिद्धांत दिया है। सबसे पहले कौन होता है? तो सबसे पहले होता है राजा।
फिर उन राजा अब अकेला तो रहेगा नहीं, उनके क्या होंगे, उनको सलाह देने के लिए होंगे मंत्री। मंत्री कहाँ पर, ये राज कहाँ पर करेंगे, तो ये जनपद पर राज करेंगे। इनका क्या होगा, एक दुर्ग होगा। दुर्ग में ऐसे तो कुछ होगा नहीं, दुर्ग में क्या होगा, कोष होगा। यदि कोष को कोई हानि पहुंचाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और दंड देने में उनकी सहायता कौन करेंगे, तो मित्र करेंगे। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, बहुत आसानी से आपको बिल ध्यान से सुननी है, एक दो बार रिवाइज करनी है और आपको हो जाएगी याद। पहले कितने मार्ग दिए हैं इन्हें, सप्तांग मार्ग दिए गए हैं, इनके जो कि तत्व हैं। तो राज के कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। पहला राजा होगा, राजा को सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री होगा। ये लोग राज कहाँ पर करेंगे, तो जनपद में करेंगे। जनपद में ऐसे रहेंगे क्या, नहीं, दुर्ग में रहेंगे। दुर्ग में क्या होगा, कोष होगा। कोष की यदि कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो क्या दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। और दंड में इनकी सहायता कौन करेगा, तो इनकी सहायता करेंगे मित्र। अब आते हैं राज्य के कार्य, अर्थात राज्य क्या काम करेगा, राज्य के क्या काम होने चाहिए। तो सुरक्षा और व्यक्ति का सर्वोच्च विकास, सबको सुरक्षा देना व्यक्तियों को और उनके विकास करना, ये पहला कार्य हो गया। जनता की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, अब आपके इतना बड़ा जनपद है, उसमें इतनी सारी जनता है, तो उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप बाहरी आक्रमण से सुरक्षित हैं और हम आपको सुरक्षा देंगे। आंतरिक आपदा से सुरक्षा, अब आंतरिक आपदाएं भी होती हैं, कभी आग लग गई, चोरी हो गई, भेदभाव हो गया, तो इसमें भी आंतरिक जो आपदाएं होती हैं उससे भी सुरक्षा देना। सामाजिक दायित्व भी इनको निभाना, जन कल्याण के कार्य करना और स्वधर्म का पालन करना, ये इनके कार्य हो गए। तो राज्य कार्य क्या करेगा, पहले सुरक्षा देगा और व्यक्तियों का सर्वोच्च विकास करेगा, जनता को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देगा, आंतरिक आपदाओं से सुरक्षा देगा, सामाजिक दायित्व निभाएगा, जन कल्याण के कार्य करेगा और स्वधर्म का पालन करेगा। अब आते हैं कूटनीति या विदेश नीति। तो विदेश नीतियों को इनने उसमें बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है। पहले आता है मंडल सिद्धांत और एक दिया गया है 6 सूत्रीय विदेशी नीति। तो कितने सूत्री हैं, 6 सूत्रीय विदेशी नीति हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। राज्य की अवधारणा क्या है, इन्हें दैवीय सिद्धांत को नहीं साथ दिया है, बल्कि क्या दिया है ना, सामाजिक समझौते का पक्षधर रहे हैं। फिर राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं, तो 7 तत्व दिए हैं 7 दिन के हिसाब से। पहला होता है राजा, उनकी सहायता के लिए होता है मंत्री, और ये लोग राज कहाँ करेंगे, तो जनपद में करेंगे, तो होगा तीसरा जनपद। फिर रहेंगे कहाँ, दुर्ग में, तो चौथा दुर्ग में क्या होगा, कोष होगा, तो 5वां कोष। यदि उनको चोरी करेगा तो क्या दिया जाएगा, दंड, तो 6वां है दंड। और 7वां आता है दंड देने में सहायता करेंगे मित्र। अब आते हैं राज्य के कार्य, सुरक्षा देना और व्यक्तियों का सर्वोच्च विकास करना, जनता को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देना, आंतरिक आपदाओं से सुरक्षा देना, सामाजिक दायित्व का पालन करना, जन कल्याण के कार्य करना और स्वधर्म का पालन करना, ये हो जाते हैं राज्य के कार्य। कूटनीति और विदेश नीति क्या है, तो कूटनीति और विदेश नीति को 2 भागों में बांटा गया है, एक मंडल सिद्धांत और एक 6 सूत्री विदेशी नीति। अब आते हैं राज्य की अवधारणा। कौटिल्य राज्य के विषय में दैवीय सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं, इसकी जगह सामाजिक समझौते के पक्षधर रहे हैं। उनका मत था कि जब लोग मत्स्य न्याय से तंग आ गए हैं तब उन्हें मनु को अपना राजा चुना। उनकी कृषि उपज का 6वां भाग राजस्व रूप में लेकर राजा ने उनकी सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी ली। इस प्रकार सामाजिक समझौते की तरह राज्य की उत्पत्ति हुई है। राजा प्रजा से राजस्व की वसूली करता है, इसके बदले में वह लोगों के कल्याण हेतु कार्य करता है। देखिए, कौटिल्य ने मतलब एक चीज बताई कि दैवीय सिद्धांत को इन्हें स्वीकार नहीं किया, इसकी जगह पर इन्हें क्या बोला, सामाजिक समझौता बताया कि हमने आपके लिए कोई चीज दी, आपको बदले में हमारे लिए कोई काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, सामाजिक समझौता है। इससे पहले मत्स्य पुराण के अनुसार ही न्याय किया जा रहा था, तो जब उससे लोग तंग आ गए तो फिर इन्हें क्या किया, मनुस्मृति की स्थापना की गई है ना, तो मनु को अपना राजा चुना और उनके हिसाब से नियम बनाए गए। अपनी कृषि उपज का 6वां भाग मतलब 1/6 भाग क्या करते थे, राजस्व के रूप में राजा को दिया जाता था और राजा से बोला जाता था कि आप हमारी सुरक्षा करें और कल्याण के लिए जिम्मेदारी लें। जो कि हम मतलब अपने वैदिक युग में भी देखा है कि बलि नाम से इसको जाना जाता था, कि जो स्वेच्छा से दी जाती थी, मतलब कुछ उनकी रक्षा करने के लिए कुछ उपहार दिए जाते थे राजा को। तो ये क्या है, सामाजिक समझौते की तरह काम करता है और राज्य की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई है। तो राजा प्रजा से राजस्व की वसूली करता है और उसके बदले में क्या करता है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य के तत्व। सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। जिस प्रकार मानव शरीर के सभी अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी अंग को मिलाकर अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। राज्य के 7 तत्व होते हैं, जिनको हमने क्या कहा था, सप्तांग सिद्धांत कहा था। कौटिल्य ने क्या कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की जो तुलना है वो किससे की गई है, मानव शरीर से की गई है। जिस प्रकार मानव के शरीर के सभी अंग
मिलजुल कर कार्य करते हैं, वैसे ही राज्य के सभी अंगों को मिलजुल कर अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सब राज्य के कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं, अपन ने पढ़े थे। पहला क्या था? राजा था। दूसरा स्वामी। तीसरा मतलब पहला राजा था, दूसरा मंत्री था, तीसरा था जनपद, चौथा था दुर्ग, पांचवा था कोष, छठवा था दंड और सातवां था मित्र। सबसे पहले आते हैं स्वामी अर्थात राजा, जिसे राज का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राजा को एक आदर्श पुरुष होना चाहिए तथा उसमें सभी अच्छी विशेषता और गुण होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा महत्वाकांक्षी, धर्म में रुचि रखने वाला, सत्यवादी, परिश्रमी और दूरदर्शी होना चाहिए। मतलब राजा को कैसा होना चाहिए? आदर्श पुरुष होना चाहिए, सभी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार महत्वाकांक्षी होना चाहिए, धर्म में रुचि रखने वाला होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। वह चरित्रवान, योग्य, गुणों की पहचान करने वाला हो, उसका आदर करने वाला होना चाहिए, मतलब वो सबका आदर करे। और स्वामी राजा राज्य के शीर्ष सिर के समान होता है। तो राजा क्या है? राजा सिर के समान है। जो जैसे अपना सिर दिमाग होता है ना, बहुत तेज, चालू, महत्वाकांक्षी, बिल्कुल सत्य बोलने वाला, दूरदर्शी होना चाहिए। ये सभी योजनाएं जो होती हैं वो अपने मस्तिष्क में बनती हैं। उसी प्रकार जो जितना भी राज्य का स्वामी है वो कौन है? सिर है, या फिर सिर से इसकी तुलना की गई है। अब आते हैं अमात्य या मंत्री, योग्य और गुणी अधिकारी जो कार्यों का निष्पादन करें। वह आँख की तरह या राज्य की आँख की तरह होते हैं। मंत्रियों को चरित्रवान और निपुण होना चाहिए। देखो जैसे कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था? राजा पढ़ा था। राजा कैसा होना चाहिए? आदर्श पुरुष। उसी प्रकार जो मंत्री हैं वो भी मतलब अपने कार्य में गुणी होने चाहिए, योग्य होने चाहिए और चरित्रवान होने चाहिए और निपुण होने चाहिए। ये क्या है? मंत्री क्या है? आँख होते हैं और आँखों की तरह ही कार्य करते हैं। अब आता है जनपद, भूमि अर्थात प्रजा। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य की जंघा या पैर की तरह होती हैं, जिस पर राज्य का अस्तित्व टिका हुआ है। तब किसी भी राज्य का अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? जनपद पर, जनता पर टिका हुआ है। चाणक्य ने उपजाऊ अर्थात उर्वर और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न, पशुधन वाली, तालाब नदियों से युक्त वन भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषक, उद्यमी, आर्थिक उत्पादन में सहयोगी सम्मिलित होते हैं। प्रजा स्वामी भक्त, राजा की आज्ञा का पालन करने वाली होनी चाहिए। अब चाणक्य ने कहा है कि जो जनपद या प्रजा होती है वो क्या होती है? मेन राज्य का आधार होती है, अर्थात ये पैर की तरह, शरीर के पैर की तरह कार्य करती हैं। इन्होंने कहा है कि उपजाऊ अर्थात उर्वर, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न, पशुधन वाली, तालाबों नदियों से युक्त वन भूमि को उपयुक्त बताया गया है और जनसंख्या में कृषक, उद्यमी, आर्थिक उत्पादन में सहयोगी इसमें शामिल थे। और जो प्रजा है वो अपनी स्वामी भक्त होनी चाहिए और अपने राजा की आज्ञा का पालन करने वाली होनी। अब आता है दुर्ग अर्थात किला। ये राज्य की वाह या भुजा होती हैं जो राज्य की रक्षा करने हेतु अत्यंत आवश्यक होती हैं। राजा को राज्य की रक्षा हेतु मजबूत किला या दुर्ग बनवाना चाहिए। देखो पैर क्या थे? आधार थे, जो कि जनता या प्रजा थी। अब उनकी रक्षा करने के लिए अपन बाहों का यूज करते हैं ना, या फिर भुजाओं का यूज करते हैं। तो भुजाएं राज्य की रक्षा करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि वह एक मजबूत किला बनवाए अपनी प्रजा के लिए। अब आता है कोष अर्थात राजकोष। कौटिल्य के अनुसार यह राज्य के मुख के समान होता है। राज्य के संचालन हेतु कोष महत्वपूर्ण तत्व होता है। सेना और नौकरशाही के खर्चे हेतु राजस्व का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने कोष की समृद्धि हेतु कई उपाय भी बताए हैं। तो अब देखो कोष क्या है? जो भी अपन खाते हैं, मुख से खाते हैं, तो वो क्या जाता है? पेट में जाता है, पेट से सारा शरीर पोषित होता है। उसी प्रकार एक कोष होता है जिसमें महत्वपूर्ण पैसे रखे होते हैं। खर्च जितने भी राजस्व से इकट्ठे किए गए पैसे होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? कोष में रखे जाते हैं, जो कि सेना और नौकरशाही के लिए खर्च किए जाते हैं। और राजकोष को मजबूत होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कोष की समृद्धि हेतु कई प्रकार के उपाय बताए हैं। अब आते हैं दंड, बल या सेना।
यह राज्य के मस्तिष्क के समान है। शत्रु व प्रजा पर नियंत्रण हेतु सेना की मजबूती अत्यंत आवश्यक है। देखिए, सिर की तरह क्या कर रहा था काम, सिर की तरह हमारे राजा साहब काम कर रहे थे, लेकिन मस्तिष्क की तरह कार्य करते हैं दंड या सेना, जो कि शत्रु एवं प्रजा पर नियंत्रण हेतु सेना को मजबूती प्रदान करते हैं। अब आते हैं मित्र। यह राज्य के कान की तरह माने जाते हैं। कौटिल्य सहज मित्र और कृत्रिम मित्र में अंतर करते हैं, मतलब कृत्रिम मित्र और सहज मित्र जो होते हैं इनमें अंतर बताया है कौटिल्य जी ने। जिस राजा के मित्र कामी, लोभी और कायर होते हैं उनका विनाश की संभावना अधिकतम होती है। मतलब जिस राजा की जो मित्र होते हैं वो कामी, लोभ और कायर होते हैं, तो वो राजा कैसा होगा, वो राजा का राज्य तो डूबना है एक दिन, क्योंकि ये असंभावी है, क्योंकि जैसे मित्र होते हैं वैसा ही उनका चरित्र भी निर्मित होता जाता है। चलिए हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। सातांग मार्ग दिए गए हैं, जो कि पहला आता है स्वामी। ये क्या होते हैं, हमारे सिर के समान होते हैं। आदर्श होना चाहिए राजा को, गुणी होना चाहिए, सभी विशेषताएं होनी चाहिए, धर्म में रुचि रखने वाला होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, चरित्रवान, योग गुणों की पहचान करने वाला और सबका आदर करने वाला होना चाहिए। ये सारे गुण किस में होने चाहिए, राजा में होने चाहिए। फिर आते हैं उनके मंत्री। मंत्री को भी योग्य होना चाहिए, गुणी अधिकारी होना चाहिए, और ये राज्य की आंखों की तरह होते हैं, चरित्रवान और निपुण होना चाहिए। अब आते हैं जनपद। ये होती हैं क्या, उनके पैर की तरह होती हैं, भुजा की तरह होती हैं, किला, है ना। तो जनपद क्या होती हैं, जनपद भूमि और प्रजा होती है, जो कि मतलब मेन आधार है किसी भी राज्य का। तो ये पैर की तरह होते हैं। इसमें उपजाऊ, उर्वर, प्राकृतिक संसाधन संपन्न, पशु वाली भूमि, तालाब, नदी युक्त वन्य भूमि को इसमें बताया गया है। और जनसंख्या में कृषक, उद्यमी और आर्थिक उत्पादन में सहयोगी इसमें शामिल किए जाते हैं। और प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा की आज्ञा का पालन करने वाली होनी चाहिए। अब आता है दुर्ग। दुर्ग क्यों बनवाना चाहिए, तो राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक सुरक्षित दुर्ग का निर्माण करवाना चाहिए। और ये क्या होती हैं, भुजा होती हैं। कोष, यह मुख की तरह होती हैं, और राज्य के संचालन के लिए कोष अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सेना और नौकरशाही के खर्च के लिए इसको मजबूत होना आवश्यक होता है। अब आता है दंड अर्थात बल या सेना। यह मस्तिष्क की तरह काम करती हैं। शत्रु और प्रजा पर नियंत्रण हेतु सेना की मजबूती अत्यंत आवश्यक होती है। अब आते हैं मित्र। यह राज्य के कान के समान होते हैं। कौटिल्य ने सहज और कृत्रिम मित्रों में अंतर बताया है, और जिस राजा के मित्र कामी, लोभी, कायर होते हैं तो उनका विनाश संभव होता है। अब आता है क्या, राज्य के कार्य क्या क्या है, अर्थात राज्य कार्य क्या करेगा। चाणक्य लौकिक मामलों में राजा को सर्वाधिक शक्तिशाली बताते हैं। तो राजा ने क्या बताया है कि दुनिया में, मतलब लौकिक मतलब लोक में, सब लोक के मामले में क्या बताया है, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है, तो राजा है। राज्य के पास न्याय और दंड की भी शक्तियां होती हैं, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। देखो, राजा सबसे शक्तिशाली है, दंड दे सकता है, न्याय कर सकता है, लेकिन उसे निरंकुश नहीं होना चाहिए। वह स्वयं नीतियों और धर्म से बंधा होता है। राजा व राज्य का कर्तव्य न केवल प्रजा की रक्षा करना होता है, अपितु जन कल्याण एवं व्यक्तियों का सर्वोच्च विकास करना भी उसका उत्तरदायित्व है। मतलब राज्य का और राजा का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि प्रजा को सुरक्षा दे, बल्कि इतना भी उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि वह व्यक्तियों को सर्वोच्च विकास में भी सहायता करे और जन कल्याण में भी सहायक हो। अब आते हैं राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं। पहली होती है सुरक्षा। राजा बाह्य आक्रमण, आंतरिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, आग, सूखा से राज्य और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सामाजिक दायित्व, सामाजिक न्याय की स्थापना, सभी का कल्याण और विकास करना राजा का दायित्व होता है। विवाह विच्छेद हो जाने की स्थिति में वह स्त्री पुरुष के समान अधिकारों पर जोर देते हैं। उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्त्री व ब्राह्मण की हत्या को गंभीर अपराध माना गया है। अब आता है जन कल्याण के कार्य। आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बांध, सिंचाई सुविधा, नहर आदि की व्यवस्था करना, पशुपालन, कृषि, उद्योग आदि का विकास करना राजा का दायित्व हो। निर्धनों, अनाथों और अपंगों की सहायता, स्त्री सम्मान की रक्षा, पुनर्विवाह की व्यवस्था आदि राजा के दायित्व में आती हैं। कौटिल्य का कहना है कि प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है उसमें उसका अपना ही लाभ है। कौटिल्य का राज्य सर्वव्यापक राज्य है। प्रजा के राज्य
राज्य का उद्देश्य उन जन कल्याण का कार्य करना है, अच्छे प्रशासन की स्थापना करना था। कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य क्या था? जन कल्याण का कार्य करना और अच्छे प्रशासन की स्थापना करना। तो अब राजा के जन कल्याण के कार्य क्या क्या होते हैं? जो भी जनता के लिए लाभकारी होते हैं वो कार्य करना राजा का कर्तव्य होता है, अर्थात जन कल्याण के कार्य होते हैं। अब आते हैं स्वधर्म का पालन करना। राजा का कर्तव्य है कि वह स्वधर्म का पालन करेगा। वर्ण श्रम धर्म के अनुसार कार्य करना राजा का कर्तव्य है, मतलब वर्ण श्रम धर्म के अनुसार कार्य करना ये क्या है? राजा का कर्तव्य है। तो राज्य के कार्य क्या क्या है? पहला आता है सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी तरह की बाहर आक्रमण हो सकता है या फिर आंतरिक आपदाएं होती सकती हैं, इससे प्रजा को और राज्य को सुरक्षा देना यह किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। सार्वजनिक दायित्व कौन कौन से होते हैं? तो सभी का कल्याण करना, विकास करना राजा का कर्तव्य है। विवाह विकसित हो जाने पर स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार देना। उनके ग्रंथ में अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि स्त्री और ब्राह्मण हत्या को गंभीर अपराध माना गया है। अब आते हैं जन कल्याण के कार्य। सड़कें बनवाना, बांध बनवाना, सिंचाई सुविधा देना, नहरें बनवाना, पशुपालन की व्यवस्था करवाना, कृषि उद्योग आदि का विकास करना राजा का दायित्व होता है। उसी प्रकार जो निर्धन है, अपंग है, अनाथ है, उनकी सहायता करना, स्त्री के सम्मान की रक्षा करना, पुनर्विवाह की व्यवस्था करना, यह भी राजा के दायित्व के अंतर्गत आता है। कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा को प्रसन्न करना राजा को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है वह उनका कर्तव्य, वह अपना ही लाभ समझ के उनको करे। कौटिल्य का राज्य सर्वव्यापक राज्य था और कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य जन कल्याण का कार्य करना था, अच्छे प्रशासन की स्थापना करना था। अब आते हैं स्वधर्म का पालन करना। राजा का कर्तव्य है कि वह स्वधर्म का पालन करे, अर्थात वर्ण श्रम धर्म के अनुसार कार्य करना राजा का कर्तव्य है। अब आते हैं कौटिल्य की कूटनीति और विदेशी नीति। ये तो प्रजा मतलब राज्य के कार्य हो गए। अब उसकी कूटनीति राज्य की और विदेश नीति क्या होनी चाहिए? अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विशेषता राजनीति पर प्रकाश डालती है, जिसमें भी कूटनीति और विदेशी नीति पर पहली बार इतनी गुण और विस्तृत व गहन चर्चा की गई है। एक राज्य को अपने पड़ोसी द्वारा अन्य राज्यों से किस प्रकार के संबंध बनाएगा, उसकी व्यापक नीति और रीति चाणक्य ने व्यक्त की है। अब देखो, किसी भी राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार से संबंध बनाना चाहिए, कैसी नीति होनी चाहिए, कैसी रीति को अपनाना चाहिए, ये किसने बताया है? चाणक्य ने बताया है। इनने कितने 6 सूत्रीय विदेशी नीतियां बताई हैं। चाणक्य ने 6 सूत्रीय विदेशी नीतियों का वर्णन किया है। पहली आती है संधि, फिर आता है विग्रह, फिर आता है यान, आसन, संशय और द्विवेदी भाव। पहले आती है संधि। आत्मरक्षा हेतु शत्रु से भी संधि की जा सकती है, किंतु इसका लक्ष्य भविष्य में शत्रु को कमजोर बनाना होता है। मतलब संधि का क्या है कि चलो भैया अभी हम हार रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अरे भाई अभी अपन दोस्ती कर लेते हैं, अपन तो दोस्त है ना, लेकिन क्या होगा कि अपने शत्रु को कमजोर बनाना इनका लक्ष्य होना चाहिए। फिर आता है विग्रह, शत्रु के खिलाफ युद्ध की नीति। विग्रह मतलब दोस्त आपका यदि दुश्मन भी है तो हम अब उससे दूर हो जाएंगे और क्या करेंगे, युद्ध करने लगेंगे उसके साथ। यान, युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि युद्ध की घोषणा नहीं है लेकिन कब हो जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। आसन, तटस्थता की नीति अपनाना। जरूरी नहीं है कि हर मामले में बीच में आ गए, नहीं, हमेशा तटस्थ की नीति अपनानी चाहिए। संशय, आत्मरक्षा की दृष्टि से अन्य राजाओं की शरण में जाना। संशय मतलब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आप यदि जान जा रही है तो ये नहीं कि किसी राजा की शरण में नहीं जा सकते, आप कौन जा सकते हैं। तो आत्मरक्षा की दृष्टि से अन्य राजा की शरण में जाना। अब आता है द्विवेदी भाव, एक राजा के साथ संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध करने की नीति बनाना, तो ये क्या होता है, द्विवेदी भाव होता है। फिर से आते हैं संधि करना, यदि जान जा रही है तो शत्रु से भी अपन दोस्ती कर सकते हैं लेकिन उसकी शक्ति कम करने के लिए। दूसरा विग्रह, शत्रु के खिलाफ युद्ध करने की नीति बना सकते हैं। यान, युद्ध की घोषणा नहीं हुई है लेकिन हम पहले से तैयार हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये आक्रमण की तैयारी करना। आसन, तटस्थ रहना, हम अपने आसन में बैठे रहेंगे ना, हम तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे पक्ष में। संशय, हमारी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राजा के शरण में जा सकते हैं। फिर आता है द्विवेदी भाव, किसी भी राजा से संधि करना किसी और दूसरे राजा को हराने के लिए। अब आता है मंडल सिद्धांत, विभिन्न राज्यों को अन्य राज्यों के प्रति अपनाई गई नीतियों का वर्णन किया गया है। सामान्य
में मतलब मंडल सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें जो विभिन्न राज्य हैं उनका अन्य राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति में इसमें का वर्णन किया गया है। पहले आते हैं साम्राज्य विस्तार करने हेतु शत्रुओं की बजाय मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। देखो, यदि हमें साम्राज्य विस्तार करना है, हमें अपना राज्य का विस्तार करना है, तो सबसे दुश्मनी करके सबके खिलाफ हम युद्ध करके तो ये कर नहीं सकते। तो हमें क्या करनी चाहिए, सबको शत्रु बनाने के बजाय हमें मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यदि शत्रु शक्तिशाली राज्य है तब कमजोर राज्य को एकजुट होकर उनके नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए, शत्रुओं की आक्रामकता को नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, आप बहुत सारे मित्र बना लो, अब जो बहुत शक्तिशाली राज्य होगा या फिर बहुत शक्तिशाली राजा होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, कमजोर कमजोर राज्य मिलकर एकजुट होकर उसमें युद्ध का बिगुल बजा सकते हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सावधान रहना चाहिए। अब निर्बल राज्य है मतलब कमजोर राज्य हैं, उनको अपने शक्तिशाली राज्यों से हमेशा क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नहीं पता कब रात में उनको सपना आया है कि ये राज्य हम अपने में मिला लें और युद्ध के आक्रमण कर दें, तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपने समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्य की विस्तृत नीति से रक्षा करने हेतु एक गुट बनाने की आवश्यकता होती। तो अब इनको क्या करना चाहिए, निर्बल राज्यों को हमेशा सावधान रहो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक प्लान बी के तहत उनको जो उन्हीं के समान राज्य हैं उनके साथ एक संधि स्थापित करनी चाहिए कि यदि इनने हम पर आक्रमण किया तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो इनमें एक गुट का निर्माण करना चाहिए। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दिखाता है कि किस प्रकार जीत की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी देश उनके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। इनकी जो मंडल सिद्धांत था वो क्या बताता है कि कैसे जीत की इच्छा रखने वाले राज्यों के लिए पड़ोसी देश जो हैं वो अपने मित्र और शत्रु कैसे हो सकते हैं। मंडल सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राज्य होता है जो अन्य राज्यों को जीतना चाहता है। मंडल मतलब एक बीच में राज्य होगा या राजा होगा, वो क्या है, वो सभी राज्यों को, अपने पड़ोसी राज्यों को जीतना चाहता है। इसे विजयगिषु कहा जाता है। विजयगिषु के पथ में आने वाला सबसे पहला राज्य शत्रु या शत्रु से लगा हुआ राज्य शत्रु का शत्रु होता है, इसलिए वह विजयगिषु का मित्र होता है। देखो, बहुत पुरानी कहावत है कि शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र होता है। तो यदि विजयगिषु अपने राज्य को जीतने वाले पथ पर जा रहा है तो पहले तो या फिर शत्रु पर आक्रमण करेगा, या शत्रु पर आक्रमण नहीं कर पा रहा है तो शत्रु के शत्रु से दोस्ती कर लेगा, तो मित्र बन जाएगा, तब भी राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विजयगिषु कहा जाता है। अब आता है, कौटिल्य ने उदासीन व मध्यम राज्यों का भी वर्णन किया है जो समर्थ होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते। इनने क्या कहा है, उदासीन और मध्यम वर्ग ऐसा है जो मतलब ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि संधियां कर रहा है और युद्ध लड़ने के लिए गुट बना रहा है, या फिर इतना प्रबल है, सक्रिय है कि इनसे लड़ रहा है उनसे लड़ रहा है, मतलब उदासीन है। और मध्यम वर्ग का वर्णन किया गया है जो समर्थ होते हुए भी मतलब समर्थ हैं कि लड़ सकते हैं, रणनीति में भाग नहीं लेते। यथार्थवाद के आधार पर कौटिल्य का यह सिद्धांत युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता मानकर संधि द्वारा शक्ति संतुलित बनाने पर बल देता है। मतलब ये संधि द्वारा शक्ति संतुलित बनाने पर बल देते हैं। मंडप सिद्धांत क्या है, देखो हम फिर से पढ़ लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि साम्राज्य विस्तार के लिए शत्रु की बजाय हमें क्या करनी चाहिए, मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तब कमजोर राज्यों को एकजुट होकर, जैसे अपना पड़ोसी राजा शक्तिशाली है तो कमजोर राज्यों को मिलकर उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उस पर नियंत्रण बनाना चाहिए। निर्बल राज्यों को क्या करना चाहिए, यदि उसका पड़ोसी राज्य शक्तिशाली है तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और अपने समान ही जो निर्बल राज्य हैं उनके साथ मिलकर एक प्लान बी बनाना चाहिए, गुट बनाना चाहिए कि हमारी रक्षा करोगे आप, या सब मिलकर रक्षा लड़ेंगे उनके खिलाफ यदि हम पर आक्रमण होता है ना। नाटो समझ लो, किसी भी नाटो सदस्य के देश पर यदि आक्रमण होता है तो पूरे नाटो के जितने भी देश सदस्य हैं वो सारे मिलकर लड़ेंगे, तो ये इन्होंने कहा था। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का भौगोलिक आधार यह है कि एक इसमें जो जीत की इच्छा रखने वाला राजा होता है वो हमेशा बीच में होता है और उसके आजू बाजू के मित्र और शत्रु हो सकते हैं। यदि मित्र है तो वो दोस्ती करके अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा, और यदि शत्रु हैं तो उनसे युद्ध करके करेगा। तो मंडल के अनुसार मंडल में केंद्र में एक राजा होता है जिसको क्या कहा जाता है, विजयगिषु कहा जाता है, जो कि क्या करता है,
पहला आक्रमण या फिर साम्राज्य विस्तार करने के लिए पहले शत्रु पर आक्रमण करेगा या फिर शत्रु के शत्रु पर अर्थात मित्र बनाकर उससे मित्रता का हाथ बढ़ाएगा। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उदासीन या मध्यम वर्ग के होते हैं, जो कि रणनीति में समर्थ होते हैं लेकिन भाग नहीं लेते। यथार्थवाद पर आधारित कौटिल्य का यह सिद्धांत युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता मानकर संधि द्वारा शक्ति को संतुलित बनाने पर बल देते हैं। अब आते हैं कौटिल्य की प्रासंगिकता। कौटिल्य के दर्शन, विचार, सुझाव की स्पष्ट झलक वर्तमान में मिलती है, जो कि निम्नलिखित है। मतलब कौटिल्य की इतनी अच्छी नीति थी, दर्शन थे और सुझाव थे जो कि वर्तमान में हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अभी नाटो बताया, तो वो भी क्या है, एक कौटिल्य की नीति से ही आधारित है ना। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को सुशासन का आधार माना गया है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को सुशासन का आधार माना गया है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार राजा में समस्त शक्तियों का केंद्रण होता है, उसी प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की समस्त शक्तियां निहित हैं। अंततः कौटिल्य प्रशासनिक नियंत्रण विशेषकर वित्तीय नियंत्रण को अनिवार्य मानते हैं ताकि प्रशासनिक लापरवाही या वित्तीय अनियमितता को रोका जा सके। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांत आज ही प्रशासन को गंभीरता से प्रभावित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कौटिल्य की नीति, दर्शन, विचार और सुझाव, जो कि हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो प्लीज़ गाइज पहले शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।